हेलो एवरीवन, मैं नेहा शर्मा टी मनीष वर्मा से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रीडिंग इंडियन फिक्शन, जो कि आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया है, सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप अपने एग्जाम को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाओ। सबसे पहले अगर हम अपने सिलेबस या कंटेंट की बात करते हैं तो यू हैव 3 यूनिट्स, जिसमें से फर्स्ट यूनिट E.M. फॉस्टर की है, जिसमें एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल पढ़ने हैं। इसके बाद यूनिट 2 है बंकिम चंद्र चटर्जी की, जिसमें हमें आनंद मठ नॉवल को पढ़ना है। देन वी हैव यूनिट 3 चमन नहाल की आजादी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम अपना देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट थीम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन रीडिंग अ नॉवल? कमेंट और कमेंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट ऑफ अ नॉवल। तो आपसे पूछा गया है कि आप एग्री करते हो कि जो थीम्स होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट यानी कि एक महत्वपूर्ण तत्व होती है किसी भी नॉवल को पढ़ने का। जब हम किसी नॉवल को पढ़ते हैं उसे समझते हैं। इसी के और में क्वेश्चन है कि आपको प्लॉट डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है एक नॉवल के अंदर। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि नॉवल क्या होता है। देखो, जो नॉवल होता है ना, वो एक लॉन्ग वर्क ऑफ फिक्शन होता है जो ज्यादातर रिटर्न ही होता है। और जो नॉवल होती है वो क्या बताती है? दैट टेल्स अ स्टोरी। वो हमें कहानी बताती है। उसमें काफी ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं। और नॉवल में अलग अलग तरीके के वेरियस टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जैसे कि रोमांस हो गया, मिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, कहीं फैंटेसी वाली बातें होती है, कहीं साइंस फिक्शन होता है, और भी कई अलग अलग चीजें होती हैं। वहीं अगर हम थीम्स की बात करें तो किसी नॉवल की थीम इमोशन से जुड़ी होती है, कोई आइडिया से जुड़ी होती है, और सबसे मेन बात, ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हमें प्रोवाइड करती है। हालांकि जो नॉवेल्स होती है वो शॉर्ट स्टोरीज से डिफरेंट होती है, चाहे हम लेंथ की बात करें चाहे हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें। दोनों ही वे में ये शॉर्ट स्टोरी से डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें जो प्लॉट का डेवलपमेंट होता है, जो कैरेक्टर होते हैं, जो थीम्स होते हैं, वो काफी ज्यादा अलग और एक्सटेंसिव होते हैं। वी आर एग्री with the statement that themes are most important element to understand when reading a novel। obviously आप सब एग्री करोगे इस चीज को कि थीम है तभी हम नॉवल को पढ़ पा रहे हैं ना। अब अगर किसी स्टोरी में कोई सेंस ही नहीं है तो आप उसे क्यों पढ़ोगे? आप कोई मूवी भी देखने जाते हो तो उसका कोई सेंस होता है, वो किसी ना किसी चीज पे बेस्ड होती है, वरना आप बाहर आके यही बोलते हो पता नहीं क्या देख कर आए हैं। तो इसीलिए जो नॉवल होती है उसकी भी कोई ना कोई थीम होती है, क्योंकि जो थीम्स होती है ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये बताने में कि जो नॉवल है उसमें स्टोरी जो टेल हो रही है वो क्या वे है उसकी, या वो क्या बताया गया। इसीलिए वी कैन से दैट कि जो थीम्स होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नॉवल को अंडरस्टैंड करने में और उसे अप्रिशिएट करने में। देन उसके बाद जो थीम्स होती हैं वो हमें क्या क्या बताती हैं? देखो, कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं उन्हें एक्सप्लोर करती है। कंसेप्ट में जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, हमारा ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस हो गए, जो सोशल इश्यूज होते हैं या फिर जो सोसाइटी में रहने वाले इश्यूज होते हैं उसकी बात करता है ये। उसके बाद फिलोसफिकल जो इंक्वायरीज वगैरह होती है नैरेटिव के साथ, उस चीज को बताता है। तो मेन बात ये है कि रीडर्स को उस स्टोरी की डेप्थ तक ले जाता है, उस रीडर से इंटरप्ट करता है और स्टोरी को रिलेट करता है एक डीपर लेवल पर जाके। इसके अलावा जो थीम्स है वो और क्या प्रोवाइड करती है? कोहेंशन, एंकरिंग द प्लॉट, कैरेक्टर, सिंबल, सबका कोई ना कोई मीनिंग होता है। हर एक कैरेक्टर जो आया गया है वो उसी थीम पर बेस्ड होगा, हर चीज का एक मीनिंगफुल फ्रेमवर्क होता है। इसके अलावा अगर हम इसमें अब बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल मैसेज एंड इनसाइट की। देखो, जो थीम्स होती हैं सबसे मेन बात यही है कि वो उस स्टोरी का, वो उस नॉवल का सेंट्रल मैसेज देती है कि ये पूरी चीज बेस्ड किस पे है। कोई सोशल इशू है, कोई फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, कोई ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है, कोई लव स्टोरी है, कोई मिस्टीरियस स्टोरी है, तो ये सेंट्रल मैसेज देती है कौन? वहां की थीम। इसके अलावा जैसे कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड है, ये थीम है किसकी? रेशियल इंजस्टिस की, जिसमें काफी ज्यादा डिस्कशन है किसके लिए? मॉरलिटी, नैतिकता से रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से रिलेटेड। इसके अलावा यूनिवर्सल रिलेवेंस की बात करें तो जो थीम्स होती हैं यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एड्रेस करती है। लाइक सभी के साथ जो आजकल होता है, जिस चीज से पूरी दुनिया रिलेट होती है उसको लेकर आता है। ये कल्चर से रिलेटेड हो सकता है, किसी टाइम पीरियड से रिलेटेड हो सकता है। ये रीडर्स को जो भी नॉवल में आइडियाज हैं, जो भी चीजें हैं, जो पर्सपेक्टिव है, उन सब से रिलेट कर देता है। उसके बाद हो गया आपका क्रिटिकल एनालिसिस। ऑब्वियसली जो थीम्स होती हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस को भी एनकरेज करती है, ताकि जो रीडर्स है उन्हें पता चले, वो सिंबोलिज्म को एक्सप्लोर करे, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट को देखे। देन इमोशनल इम्पैक्ट। ऑब्वियसली थीम्स का एक इमोशनल रिस्पॉन्स तो पड़ता है रीडर्स के ऊपर, क्या लॉस हुआ है, क्या मिला है, फीलिंग क्या थी कैरेक्टर की, जॉयफुल था, सॉरो उसने देखा है, जो हमारे इमोशंस होते हैं उन पे इम्पैक्ट डालता है।
अब अगर प्लॉट डेवलपमेंट की बात करें, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? कॉज एंड इफेक्ट एम्फेसिस, ऑब्वियसली बात है। देखो, जो प्लॉट डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं ना, वैसा ही होता है। जैसे कि इसमें हमें क्या दिखाया जाता है प्लॉट ऑफ डेवलपमेंट में, कि जो इवेंट्स हो रहे हैं, हाउ दीज आर इंटरकनेक्टेड, वो आपस में जुड़े कैसे हैं। वो एक चैन बनाते हैं और पूरी स्टोरी को उसी चैन के अकॉर्डिंग कह देते हैं, यानी कि लाइन टू लाइन, और हर एक उसमें एक अलग कंसिक्वेंसेस निकलता है। उसके बाद इंगेजिंग इंटेलिजेंट रीडर्स। अब क्या होता है कि जो एक वेल डेवलपमेंट प्लॉट होता है वो रीडर्स को चैलेंजेस करता है। क्या चैलेंज करता है? कि जो रीडर्स हैं उन्हें अटेंटिव रहना होगा पढ़ते वक्त, और कनेक्शन को देखना होगा कि इवेंट्स के बीच जो कनेक्शन है वो किस तरीके से है। ये जो रीडिंग एक्सपीरियंस होती है ना, इसे इनहांस करता है और इंगेज करता है कि वो जुड़ के पढ़े। देन स्ट्रेटेजिक वेग्यूनेस फॉर सस्पेंस। ऑब्वियसली जो ऑथर होते हैं वो कुछ कुछ की डिटेल्स, कुछ सस्पेंस, कुछ इंट्रिग्यू डालते हैं ताकि जो रीडर्स हैं वो गेस करे कि हाँ यहाँ पर कुछ मिस हुआ है, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और जो पूरी स्टोरी का फुल स्कोप है उसे क्या कर पाए, वो समझ पाए। देन बैलेंसिंग इवेंट एंड कैरेक्टर। ऑब्वियसली जो स्टोरी का प्लॉट होता है उसमें जो कैरेक्टर है वो भी एक पाइवोटल रोल जो होता है वो प्ले करता है। ऑब्वियसली क्यों करता है? क्योंकि वही जो कैरेक्टर होता है वो इवेंट से रिएक्ट करे या ना करे, लेकिन जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, जो उसकी चॉइसेस होती है, जो डायरेक्शन पे उसका प्रभाव पड़ता है, वो काफी ज्यादा पड़ता है। उसके बाद कैरेक्टर एजेंसीज वर्सेस फेथ। देखो, कैरेक्टर जो होना चाहिए वो काफी एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाया गया है एज अ सब्जेक्टिव। उसमें डिसीजंस होते हैं, एक्शन होते हैं, स्टोरी के बीच जो स्ट्रगल होता है कैरेक्टर के बीच उसे दिखाया जाता है। तो इन द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि चाहे थीम्स हो चाहे प्लॉट डेवलपमेंट हो, दोनों का ही एक वाइटल रोल है अपने अपने तरीके से। जैसे कि थीम्स है वो यूनिवर्सल ट्रूथ, इमोशन, फॉस्टरिंग कनेक्शन, क्रिटिकल एनालिसिस, इन चीजों को एक्सप्लोर करती है। वहीं अगर हम एक वेल क्राफ्ट प्लॉट की बात करें तो ये सस्पेंस, कैरेक्टर कैसा होता है, रीडर्स को अर्ज कैसे किया जाए, अर्जिंग रीडर्स, कैजुअलिटी, इन सबको डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सन्यासी रिबेलियन इन आनंद मठ, और हाउ डज आनंद मठ depict the role of women in society and how does it challenge traditional gender roles and expectations। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो सन्यासी रेबेलियन हुआ था, जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, जो आनंद मठ के अंदर दिखाया गया, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या था। और इसी के और में ऑप्शन है कि आनंद मठ किस तरीके से उन्होंने सोसाइटी के अंदर जो वुमेन का रोल है या वुमेन ने किस तरीके का उस टाइम पे रोल प्ले किया उसको दिखाया है, और किस तरीके से जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स थे, जो एक्सपेक्टेशन थी, उन चीजों को चेंज किया या फिर उन्हें चैलेंज किया। देखो, सबसे पहले तो जो सन्यासी रेबेलियन है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की नॉवल है, एक आनंद मठ। उसके अंदर ये एक पार्ट है, इसमें काफी ज्यादा एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। जो एक पाइवोटियल जो इवेंट हुआ था जब इंडिया का कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, यानी कि जब भारत औपनिवेश था, तब की बात है। यहाँ पर आनंद मठ जो थी वो 1882 में पब्लिश हुई थी और उसके बाद ही ये चीजें यहाँ पर पता चली थी। अगर इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें हम आनंद मठ के अंदर, देखो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म। ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था या हमें अपना गुलाम बना रखा था, ये उसके अगेंस्ट थे। जो सन्यासी थे उन्हें काफी ज्यादा ब्रेव दिखाया गया है, वो बहुत ज्यादा ब्रेव थे, सेल्फलेस थे काफी ज्यादा। इसमें उनकी ना स्पिरिट को दिखाया गया है कि ब्रिटिश राज के अगेंस्ट उनकी स्पिरिट कितनी ज्यादा थी। वो ब्रिटिश अथॉरिटी को हमेशा रिजेक्ट करते थे और फाइट करते थे। जो वो लैंड ले लेते थे ना इन लोगों का, उस लैंड के लिए फाइट करते थे, उस जमीन के लिए। उसके बाद सिंबोलिज्म ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला इस दौरान। काफी ज्यादा ऐसे सिंबल्स बनाए गए जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंटन को, या फिर सेक्रीफाइसिंग जो वन सेल्फ होता है, मतलब राष्ट्र के लिए आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, इस चीज का आइडिया इस टाइम पर आने लगा। देशभक्ति की जो स्पिरिट थी वो चारों तरफ फैलने लगी। और सबसे मेन बात जो थी, मातृभूमि यानी कि जो हमारी धरती माँ है, इनके लिए जो एक डिवोशन, एक जो भक्ति थी, वो ज्यादातर लोगों के बीच देखने को मिली और ये बढ़ती ही गई। इसके अलावा पोर्ट्रेयल ऑफ सन्यासी एज फ्रीडम फाइटर्स। जो सन्यासी थे वो हिंदू मॉन्क्स थे, यानी कि भिक्षु थे। उन्हें सिंबल माना गया किसका, रेजिस्टेंस और पेट्रोटिज्म का, यानी कि देशभक्ति का। उन्होंने पहले क्या किया, जो कन्फ्लिक्ट है ब्रिटिश के खिलाफ वो करना शुरू करा। बाद में धीरे धीरे इनकी स्पिरिट जो थी या इनका जो सेक्रीफाइस है या इनकी डेडिकेशन है, इस कारण फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए या मिली, वो काफी ज्यादा दिखाया गया है। रिलीजियस एंड सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट, अगर इसकी हम बात करें तो द रेबेलियन कनेक्शन विद द सन्यासी ऑर्डर, अ रिलीजियस सेक्ट हाईलाइट द इंटरवीनिंग ऑफ रिलीजियस फेवर विद द पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म। इट रिफ्लेक्ट हाउ डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर यूनाइटेड इन द ऑपोजिशन टू
ब्रिटिश रूल। इसमें क्या दिखाया गया कि जो ये विद्रोह हुआ उसमें इन सबको कनेक्ट किया गया, चाहे कोई रिलीजियस कैसा भी हो, चाहे कोई कहीं से भी हो, सबको कनेक्ट किया गया और ये दिखाया गया, मतलब सबने मिलके कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। एंड में दिखाया गया कि किस तरीके से जो डाइवर्स सेक्शन होता है सोसाइटी के, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी अलग अलग लोग, वो सोसाइटी में किस तरीके से एक यूनिटी बनाकर रह सकते हैं और किस तरीके से ब्रिटिश रूल के अपोजिशन में कुछ बोल सकते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इंडियन लिटरेचर एंड नेशनल कॉन्सिक्वेंस। अब देखो इसमें ऑब्वियसली बात है कि जो सन्यासी रिबेलियन आनंद मठ के अंदर इन लोगों ने पोर्ट्रे किया है उसका इम्पैक्ट इंडियन लिटरेचर पे पड़ा है, क्योंकि उसके बाद जो नेशनलिस्ट थॉट थे लोगों के वो जागने लगे। एक पूरे देश में राष्ट्रवाद की जो भावना होती है, अपने देश के लिए जो प्रेम होता है, वो सब कुछ फैल चुका था। यहाँ से हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है नेशनलिज्म की, जो कि मैंने आपको बताया। इसमें वंदे मातरम सॉन्ग भी है जो इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पर गाया गया। इससे लोग जगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं आनंद मठ में वुमेन के रोल की, तो देखो सबसे पहले तो करेजियस एंड पैट्रियोटिक वुमेन, जो ये नॉवल है इसमें वुमेन को काफी ज्यादा ब्रेव दिखाया गया, पैट्रियोटिक देशभक्त दिखाया गया और डेडिकेटेड दिखाया गया, और वो किस तरीके से राष्ट्र की लड़ाई के लिए लड़ रही हैं ये भी दिखाया गया। ये भी मूवमेंट में उतना ही कंट्रीब्यूट कर रही है जितना कि एक मैन कर रहा है, और अपनी ब्रेवरी को दिखा रही है और अपनी कंट्रीज के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही है। इसके अलावा सेक्रीफाइस और स्ट्रेंथ दिखाई है वुमेन की। वुमेन जो है वो काफी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग फिगर्स है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, नेशंस के फ्रीडम स्ट्रगल में भाग ले रही है। जो कहते हैं कि लड़कियां सिर्फ अंदर घर में बैठने के काम कर सकती है, इस नॉवल ने उस चीज को डिनाई किया है और वुमेन जो थी वो काफी ज्यादा एक सपोर्ट करती हुई दिखी। उसके बाद सिंबलिज्म ऑफ मदरहुड, मदरहुड के सिंबल को भी इसमें रिप्रेजेंट किया गया, और वो जो सिंबल है वो किस चीज की गवाही देता है, स्ट्रेंथ की, रेसिलियंस की, सेक्रीफाइसेस की। अब अगर हम बात करें चैलेंजिंग जेंडर रोल्स की, तो सबसे पहले तो ब्रेवरी एंड पैट्रियोटिज्म, जो कि मैं बता भी चुकी हूँ आपको। जैसे कि इसमें कैरेक्टर भी जया भी है, वो ज्वाइन कर लेती है रेबल ग्रुप को और ब्रेवरी, विलिंगनेस से फाइट करती है, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ती है। तो इससे पता चलता है कि उस समय की जो वुमेन थी वो कितनी ब्रेव थी। फिर इक्वालिटी एंड कंट्रीब्यूशन की बात होती है। नॉवल ने सबटली सजेस्ट किया है कि वुमेन की इक्वालिटी फ्रीडम में उतनी ही ज्यादा रही है, उतनी ही इक्वल रही है। जहाँ कुछ वुमेन जो थी वो हाउस होल्ड ड्यूटीज में इंगेज थी, तो वहीं कुछ ऐसी भी थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी और ब्रिटिश के साथ जो हमारी लड़ाई थी उसमें लड़ रही थी और उन्हें यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी। ऐसी एम्पावरमेंट को शो करता है। जैसे कि जो जया का कैरेक्टर है उसमें वुमेन की एम्पावरमेंट को दिखाया कि वो सबके मना करने के बाद भी किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है फाइट में। तो एट द एंड वी कैन से दैट कि जो सन्यासी रिबेलियन है वो ब्रिटिश कॉलोनिज्म के विद्रोह में था। इसके अलावा वुमेन का जो रोल है इस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पैट्रियोटिक दिखाया गया है, जो ट्रेडिशनल जेंडर को चैलेंज कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम इन आनंद मठ। तो आपको वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसकी सिग्निफिकेंस यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आनंद मठ के अंदर। देखो जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये एक मोटिवेटिंग सॉन्ग है, आप सबने ही इसे सुना होगा, तो काफी एक मोटिवेटिंग सॉन्ग है ये, और ये इंडिया का नेशनल सॉन्ग बन गया और ये आप सबको पता ही होगा। अब अगर हम बात करें इस सॉन्ग की, तो सबसे पहले तो सिंबल ऑफ मदरलैंड, ये मातृभूमि का प्रतीक दिखाया गया। इसमें जो वंदे मातरम है वो एक मातृभूमि का प्रतीक है, यानी कि माता का स्वरूप। इस गीत के अंदर पास्ट की ग्लोरी, प्रेजेंट की सफरिंग, सब कुछ दिखाया गया है। किस तरीके से हमारा जो अतीत था वो कितना गौरवशाली था। सुना होगा भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। उसके अलावा वर्तमान में वो पीड़ा का प्रतीक बन रहा है। तो कॉलोनिज्म टाइम के पीरियड है जब भारत ये सब कुछ झेल रहा था, इसीलिए लिखा हुआ है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं कि जो ये गीत है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा नेशन के अंदर। इसके साथ साथ वो कहते हैं एक राष्ट्र को एक माता की छवि से मतलब डिनोट करना बहुत ज्यादा अलग चीज होती है। जैसे कि उसमें कहा गया है कि वो मातृ छवि की तलाश में अपने देश को बदलना चाहता है। वो क्या चाह रहा है, हमारा जो देश है वो आजाद हो जाए। इसके बाद बात करें एसोसिएशन विद हिंदू दैतीज, तो हमें पता चलेगा हिंदू जो देवी देवताओं होते हैं उनके साथ इनका कनेक्शन दिखाया गया है। जो बंकिम चंद्र जी हैं वो बहुत ज्यादा क्लेवरली तरीके से क्या बोलते हैं कि जो मदरलैंड की इमेज है ना, वो जो हिंदू की गॉडेस होती है दुर्गा माँ या काली माँ, उनके साथ दिखाते हैं। और हमारे नेशन को जो कंसेप्ट देते हैं वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल दोनों देते हैं। और नेशन में रिलीजियस चाहे धार्मिक चीज हो चाहे स्पिरिचुअल चीज हो, दोनों की इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं, दोनों के सिग्निफिकेंस को दिखाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेशनलिज्म और रिलीजियस फ्यूजन की, तो मैंने इसमें आपको बताया कि कुछ इसमें धार्मिक तत्व भी हैं, कुछ इसमें नेशन से रिलेटेड नेशनलिज्म वाले तत्व भी हैं। बंकिम जी ने एक स्ट्रेटेजिक यूज किया है हिंदू सिंबोलिज्म का। उन्होंने देवी से कनेक्ट किया मदर फिगर को, तो इससे पता चलता है कि हाउ डीपली इंटरवाइंड नेशनलिज्म बिकेम विद रिलीजियस सेंटिमेंट्स। और ये बात हो रही है 19th सेंचुरी की। उसके बाद इससे नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस हुआ, ये काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल सॉन्ग जो था वो लगा, क्योंकि इसने पावर को, इमोशंस को जगाया। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इसे रेडियो तक में गाना शुरू करा है, ये भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया था। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परसेप्शन, इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से बंकिम ने मदरलैंड को पोर्ट्रे किया और किस तरीके से ये एक ज्योग्राफिकल रीजन में, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में फैल गया और इसने सेक्रीफाइस, लॉयल्टी, सारी चीजों को दिखाया। ये पेट्रोटिज्म का सिंबल लेकर आया, उसका कंसेप्ट लेकर आया, इसने देशभक्ति को जगाया और धार्मिक भक्ति को भी जगाया। इसके अलावा अगर हम डिड यू नो की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी, जिसे अब हम वंदे मातरम कहते हैं, पहले इसे वंदे मातरम कहा जाता था। इसे बंगाली में लिखा गया था, इसे फर्स्ट पब्लिश भी बंकिम चंद्र की नॉवल आनंद मठ में ही किया गया था। बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया श्री अरबिंदो ने। अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन जाने वंदे मातरम की, जो श्री अरबिंदो ने की है, तो उसका टाइटल है हेल मदरलैंड। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि जो वंदे मातरम है आनंद मठ में, वो यूनिटी, फ्रीडम के स्ट्रगल और देशभक्ति को दिखाता है, जो हमने कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस आजादी एज अ क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ऑफ इंडिया। जो आजादी नॉवल है आप लोगों की, उसने किस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनिज्म पर क्रिटिक किया है, उसकी बात हमें करनी है। जो आजादी है, इसका मीनिंग होता है फ्रीडम और लिबरेशन, आपको दोनों ही पता है, यानी कि स्वतंत्रता। अब आजादी जो है वो चमन नहाल की एक नॉवल है, जिसमें वो क्रिटिक कर रहे हैं किसका, जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म के टाइम पर जब वो भारत के अंदर शासन कर रहे थे, या भारत को उन्होंने जब अपना गुलाम बना रखा था, तो उन्होंने किस तरीके से पार्टीशन करवाया और पार्टीशन का कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, वो हम इसकी ही यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखेंगे रूट्स ऑफ डिवीजन। ब्रिटिश ने एक पॉलिसी निकाली थी, डिवाइड एंड रूल, आप सबको पता होगी, मुझे इसे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। अब डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी आई, उससे रिलीजियस और सोशल टेंशन बढ़ी और एंड में एक ट्रेजिक पार्टीशन हुआ। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई हमारे साथ, बहुत बुरा, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से पार्टीशन हुआ और लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का जो सामना है वो करना पड़ा। जो स्टोरी है वो बताती है कि हाउ द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कम्युनल डिफरेंसेस एंड देयर डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द वायलेंस एंड डिसलोकेशन ड्यूरिंग द पार्टीशन। किस तरीके से ब्रिटिश ने हमारा शोषण किया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो स्ट्रेटेजी निकाली, पॉलिसी ने डायरेक्ट वायलेंस में किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, ये इस नॉवल में बताया गया है। उसके बाद लिगेसी ऑफ वायलेंस एंड ट्रॉमा, सबसे मेन बात कि पार्टीशन काफी ज्यादा हॉरर था और वायलेंस भी इसमें जम के हुई थी। ये काफी बड़ा ट्रॉमा था जो सबने झेला, इसके बहुत ज्यादा भयानक परिणाम निकले, काफी लोगों ने अपनी जिंदगी खोई, बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली माइग्रेशन करना पड़ा, जबकि वो चाहते नहीं थे बट उन्हें करना पड़ा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी। मिलियंस में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विभाजन यानी कि पार्टीशन के बाद उन्होंने अपनी पहचान ही खो दी। उन्हें जबरदस्ती फोर्स किया गया कि अपना घर जहाँ वो सालों से रह रहे थे उसे छोड़े और एक ऐसी जगह जाए और वहां पर नया नया बसे। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि लोगों को उनके घर से आप निकाल रहे हो और कहीं और भेज रहे हो। तो जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन अ न्यू लैंड, ये एक सेंट्रल थीम बनी इस चीज की। इसके बाद ह्यूमैनिटी एमिडस्ट एट्रोसिटी। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ह्यूमैनिटी और क्रुएलिटी दोनों को दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पार्टीशन के दौरान एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे को सहारा दिया। इसी पार्टीशन का दूसरा पहलू था कि यहाँ पर क्रुएलिटी हुई, लोगों को मारा गया, गर्ल्स का रेप हुआ, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा और हिंदुओं ने मुसलमानों को। उसके बाद हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में हम बात करें तो हिस्टोरिकली भी और पॉलिटिकली भी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि पार्टीशन होना तय ही था कि ये होगा। लेकिन इससे हुआ क्या कि जो पूरा कंट्री है उसमें टेंशन का माहौल है वो क्रिएट हो गया। जो हमने आजादी के लिए यूनिटी दिखाई थी वो अब कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन में बदल गई। और इससे दिखाया गया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश पॉलिसीज या ब्रिटिश के डिसीजंस होते हैं वो किस तरीके से यूनिटी छोड़ो हर चीज को कन्वर्ट कर देते टेंशन में और एक ट्रॉमेटिक इवेंट में। देन नेशनलिज्म एंड यूनिटी। लेकिन जो ये कंसेप्ट है आजादी का, इसमें सेंस ऑफ नेशनलिज्म भी देखने को मिला, इसमें यूनिटी भी देखने को मिली। जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई और भी लाखों लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी और इन सबका कॉमन ही गोल था, सबका एक ही लक्ष्य था, लिबरेशन यानी कि आजादी। किससे आजादी? ब्रिटिश रूल से। ये एक स्ट्रगल दिखाती है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जबकि वो इंडिया में थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू रीडिंग फिक्शन शेप ह्यूमन लाइफ? कमेंट। और with reference to the novel आजादी examine the relationship between history and fiction। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो रीडिंग फिक्शन होता है क्या वो ह्यूमन लाइफ को कोई शेप देता है? इसी के और में पूछा गया है आपसे आजादी जो कि आप लोगों की नॉवल है,
उसके कंटेक्स्ट में आपको रिलेशनशिप बताना है हिस्ट्री और फिक्शन के बीच में। सबसे पहले हम फिक्शन वर्ड जो आया है उसको समझ लेते हैं। फिक्शन एक फॉर्म है स्टोरी टेलिंग की जो कि इमेजिनेशन को दिखाती है। जो इवेंट्स, कैरेक्टर्स या जो भी चीज होती है, जो राइटर है जिसने स्टोरी लिखी है वो सारी चीजों को इमेजिनरी वे में लिखता है, तो उसे फिक्शन कहते हैं। इसमें जो कंटेंट होता है वो रियल इवेंट्स पर बेस्ड नहीं होता। इसमें आपकी नॉवेल्स भी आ सकती हैं, शॉर्ट स्टोरीज यानी कि जो छोटी कहानियां होती है वो भी हो सकता है, प्ले यानी कि नाटक वगैरह भी हो सकते हैं, और फिल्म और टेलीविजन शो तो होते ही हैं। आपको पता है कि ये सब कुछ एक फिक्शन बेस्ड होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी कंटेंट होता है वो रियल इवेंट्स पर और रियल पीपल पर बेस्ड नहीं होता। यहाँ पर जो राइटर है या जो क्रिएटर है वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, अलग अलग सिचुएशन को देखता है, उसके बाद ऐसे कैरेक्टर्स को उठाता है जो कि रियलिटी में होते ही नहीं है, और अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ऐसा बनाता है जिससे लोग एंटरटेन हो, कोई नया थॉट निकले, कोई इमोशन, आइडियाज या फिर उस चीज से कोई मैसेज मिले। एट द एंड वी कैन से दैट कि फिक्शन एक इमेजिनरी स्टोरी टेलिंग है जहां पर सब कुछ इमेजिनेशन से होता है, रियल बेस्ड कुछ नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, रीडिंग फिक्शन ऑब्वियसली ह्यूमन लाइफ को शेप देता ही है, काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। सबसे पहले तो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो जो फिक्शन होता है ना वो रीडर्स के सामने अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग पर्सपेक्टिव को एक्सपोज करता है, यानी कि दिखाता है। अब रीडर्स के पास देखो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के अपने अपने पर्सपेक्टिव नॉवल के अंदर दिखाए होते हैं, तो इससे जो रीडर्स है उनका जो किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने का तरीका है वो चेंज होता है, यानी कि हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं किसी एक सिचुएशन को। इससे हमारा बैकग्राउंड, कल्चर, एक्सपीरियंस सबके बारे में हमें पता चलता है क्योंकि सब डिफरेंट होता है। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो नरेटर होता है हमारा अलग अलग इमोशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बहुत सारी चीजों को दिखाता है। इससे जो रीडर्स क्या होते हैं, जो उनकी किसी भी चीज को समझने की, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है उसे इम्प्रूव करता है, ताकि वो अपने इमोशन को मैनेज कर सके, दूसरे के इमोशन को भी उसी वे में समझ सके। उसके बाद कॉग्निटिव स्टिमुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फिक्शन होता है वो हमारे ब्रेन को उस इमेजिनरी स्टोरी के साथ इतना कनेक्ट कर देता है कि हमारा ब्रेन भी उस चीज के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाता है। अब इससे क्या होता है, जो रीडर्स होते हैं वो उस कहानी को अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं, उसे एनालाइज कर पाते हैं, और जो भी उस नॉवल में प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई भी बात होती है उस पर सोच पाते हैं कि किस तरीके से हम उस चीज को सॉल्व करेंगे। उनका जो माइंड है वो भी अलग अलग क्रिएटिविटी उन्हें देता रहता है। देन स्ट्रेस रिडक्शन एंड रिलैक्सेशन। ऑब्वियसली देखो जो रीडिंग फिक्शन होती है ना वो एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें वो अलग अलग टॉपिक्स को दिखाती है। अगर हम इसे फॉर्म माने तो ये एस्केपिज्म की फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, जब रीडर इसे पढ़ते हैं वो पढ़ते हुए एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां वो इन सारी चीजों को इमेजिन करते हैं। अच्छा ऐसे 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 हम सोचते हैं ना किसी चीज को। अब उससे क्या होता है, जो उनके ऊपर जो डेली प्रेशर्स होते हैं, जो स्ट्रेस होता है, जो मतलब एंजाइटी होती है वो खत्म होती है, वो टेम्परेरी रह जाती है। इसके बाद एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी एंड कम्युनिकेशन स्किल। ऑब्वियसली बात है, जब हम अलग अलग राइटिंग स्किल्स, अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग नॉवेल्स को पढ़ते हैं तो हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होती है, हमें न्यू न्यू वर्ड्स, न्यू न्यू फ्रेजेस सीखने को मिलते हैं, जिससे हमारा ऑब्वियसली राइटिंग और स्पीचिंग की जो स्किल है वो डेवलप होती है। देन कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली क्योंकि कुछ फिक्शन नॉवल ऐसे होती है या फिक्शन मूवीज या जो सोसाइटियल इशू से रिलेटेड होती है, उसमें कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मूवी आई थी रक्षाबंधन अक्षय कुमार की, तो अगर आप लोगों ने उसे देखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि वो सोसाइटियल इशू पे बेस्ड थी। वो फिक्शन ही था, ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ होगा, और हुआ भी होगा तो ऐसा नहीं है कि किसी लड़की को डिनोट करके वो बनाई गई है, वो एक इमेजिनरी स्टोरी, एक फिक्शन है। तो उससे क्या होता है, हम अपने कल्चर को, अपनी चीजों को समझ पाते हैं कि अच्छा जो डाउरी सिस्टम है वो बेकार है, किस तरीके से लड़कियों को इस चीज के लिए एक्सप्लोटेशन उनका किया जाता है। तो ये चीजें ऐसे हमें कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बाद हो गया पर्सनल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली फिक्शन स्टोरीज में अलग अलग थीम्स होती हैं, अलग अलग चीजों के बारे में होता है, कोई मिस्ट्री, कोई रोमांस, कोई एडवेंचर, कोई अलग चीज। तो उससे हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है जब हम चीजों को समझने लगते हैं। तो कुछ चीजों को पढ़ के हम इंस्पायर होते हैं, कुछ चीजों से हमें मोटिवेशन मिलता है, और कुछ से तो हम लेसन सीखते हैं कि हमें अपनी लाइफ में किस तरीके की चीजों को अप्लाई करना चाहिए। देन एंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट। ऑब्वियसली देखो फिक्शन एक एंटरटेनमेंट और एक एंजॉयमेंट भी हमें प्रोवाइड करता है। कुछ कुछ जो नॉवेल्स होती है उसमें एक्साइटेड चीजें होती हैं, किसी में एडवेंचर होता है, किसी में रोमांस, किसी में मिस्ट्री, और भी अलग अलग अदर इमोशंस होते हैं, जिससे क्या होता है हम उस कैरेक्टर से क्रिएट होते हैं और हम काफी इंजॉय करते हैं। अब हमसे रिलेशनशिप पूछा गया था हिस्ट्री और फिक्शन के बीच, तो देखो सबसे पहले तो ब्लरिंग लाइंस। अगर हम आजादी नॉवल की बात करें तो इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट और जो फिक्शनल स्टोरी टेलिंग है उनके पीछे नॉवल में राइटर ने कुछ लाइंस को ब्लर कर दिया था। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, चैलेंज हमें क्या मिलता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट है
या जो नॉवल है वो हिस्टोरिकल रूप से कहाँ से शुरू हो रही है या फिर उसमें इमेजिनरी चीजें कहाँ से शुरू हो रही है। ब्लर कर रखा है बीच बीच का पार्ट तो उसमें समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें रियल इवेंट्स को या रियल फिगर्स को ना छुपाना पड़ता है और उसको हम इंटरकनेक्ट करते हैं इमेजिन कैरेक्टर से या फिर सिचुएशन से। तो नॉवल में थोड़ी प्रॉब्लम आई रीडर्स को पढ़ते वक्त, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि हिस्टोरिकल फैक्ट कहाँ पे शुरू होकर कहाँ खत्म हो रहे हैं या फिर जो इमेजिनरी स्टोरी या कैरेक्टर लिया गया है वो कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है। पर्सनलाइजिंग हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि जो नॉवल है वो पर्सनल चीजों को, ह्यूमन डायमेंशन को हिस्टोरिकल इवेंट से कनेक्ट करती है। ऑब्वियसली आपको पता है इस नॉवल में इंडिया ने जो स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के टाइम उसको दिखाया गया है। फैमिलीज, कम्युनिटीज किस तरीके से उन लोगों ने स्ट्रगल को झेला, तो उस चीज की बात की गई है। तो इसमें हिस्ट्री को थोड़ा रिलेटेबल दिखाया गया है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, यानी कि अलग अलग इवेंट्स के बारे में बताया गया है। प्रेजेंट इवेंट्स को फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ इंटरप्ट किया गया है। उसके बाद फिलिंग हिस्टोरिकल गैप्स। देखो समटाइम्स क्या होता है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें कुछ गैप होता है या फिर जो उनकी प्रॉपर डिटेल होती है वो हमें नहीं मिल पाती है, उनमें कुछ कमियां होती हैं। तो उन कमियों को फिक्शन जो होता है वो पूरा करता है, वो उन गैप्स को फिल करता है अपने अकॉर्डिंग। कोई भी सिनेरियो, कोई भी सीन उसे देके वो उसको कंप्लीट करता है। देन इमोशनल ट्रूथ, ऑब्वियसली बात है फिक्शन जो है बेशक वो बिल्कुल फैक्चुअल ना हो, लेकिन उसमें जो इमोशनल ट्रूथ्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, जो मोटिवेशन होता है, जो स्ट्रगल होता है वो डीप दिखाया जाता है। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो चमन नाल की आजादी है उसमें फिक्शन ने हिस्ट्री को इंटरट्विंस किया है, जैसे कि ब्लरिंग लाइंस, ह्यूमनाइजिंग इवेंट्स वगैरह। और सबसे मेन बात कि जो फिक्शन होता है या फिर जो पर्सनल नैरेटिव होते हैं वो गैप्स को फिल कर देते हैं, जिससे जो नॉवल होती है वो कंप्लीट हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन नरेटर रोल्स इन फिक्शन। सबसे पहले इन फिक्शन जो नरेटर होता है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है स्टोरी के पर्सपेक्टिव को शेप देने में, और सबसे मेन बात कि रीडर्स को जो भी इवेंट है, कैरेक्टर है, थीम्स है, उनसे रिलेट करने में। जो नरेटर है वो वॉइस को चूज करता है जो स्टोरी को बताते हैं, और जो चॉइस होती है नरेटर की वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है कि किस तरीके से जो नरेटर है वो स्टोरी को कैसे बताना चाहता है। अगर इसकी हम बात करें नरेटर रोल इन फिक्शन, तो सबसे पहले तो पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी नरेटर है वो जो भी स्टोरी बताना चाहता है उसमें वो यूज करता है। कौन कौन स्टोरी बता सकता है, कैसे, या तो फर्स्ट पर्सन यानी कि वो आई करके यूज करेगा, अगर सेकंड पर्सन की बात हो रही है तो वो यू यूज करेगा, और अगर थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो ही, शी और दे का यूज करेगा वो, और उसके बाद ही वो इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर के थॉट और इमोशन को बता पाएगा। उसके बाद है रिलिएबिलिटी। इसमें अगर हम बात करें तो वो रिलेबल और अनरिलेबल चीजों को दिखाएगा। जैसे कि रिलेबल में अगर हम बात करें तो वो जो स्टोरी एक्चुअल में है और जो एक्यूरेटली है वो बताएगा। वहीं अगर हम अनरिलेबल की बात करेंगे तो वहां पर वो कुछ फैक्ट्स डालेगा, कुछ इंटेंशनली चीजों को दिखाएगा, कुछ अनइंटेंशनली दिखाएगा। उसके बाद कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात होती है। जो नरेटर है वो कैरेक्टर की पर्सनालिटी, उसके इंटरेक्शन, उसके ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन सबको दिखाएगा। मतलब उसको इस तरीके से कैरेक्टर को शेप देनी है कि जो रीडर्स हैं वो उससे रिलेट कर पाए, उस स्टोरी को समझ पाए। फिर वो टोन की सेटिंग करेगा, जैसे कि सेट करेगा नरेटर की वॉइस की, जो उसकी टोन है या उसका जो मूड है स्टोरी बताने का वो किस तरीके से होना चाहिए। क्या वो कोई इमोशन को कन्वे करे या फिर कोई सस्पेंस बनाए या फिर एम्पैथी की बात हो, किस तरीके का एटमॉस्फेयर होना चाहिए ताकि जो रीडर्स हैं वो उससे कनेक्ट हो या उससे प्रभावित हो। तो इसीलिए उसे टोन की सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद थीम और मैसेज, तो ऑब्वियसली अगर वो कोई भी नॉवल लिख रहा है या वो सुना रहा है तो सेंट्रल थीम और मैसेज जरूर होना चाहिए कि जो ये नॉवल है या जो भी ये स्टोरी है वो किस चीज पर बेस्ड है और वो किस चीज का मैसेज दे रही है, उसका संदेश क्या है। फिर एंगेजमेंट एंड कनेक्शन, नरेटर को, ऑडियंस को भी स्टोरी में एकदम डीप और डाउन घुसाना होता है कि भाई किस तरीके से वॉइस स्टाइल ऐसा हो कि जो रीडर पढ़ रहा है वो स्टोरी से कनेक्ट हो जाए, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, नरेटर को कंट्रोल करना होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में। उसे ये डिसाइड करना होता है पहले कि क्या चीजें रिवील करनी चाहिए और क्या चीजें कब रिवील करनी चाहिए, उसके बाद ये स्टोरी में थोड़ा सस्पेंस बनता है। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो नरेटर का रोल होता है फिक्शन के अंदर वो एक स्टोरी टेलर के जैसा होता है और उसे हर चीज, हर पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना पड़ता है। इमोशन, अंडरस्टैंडिंग, स्टोरी को हम कैसे कन्वे करें, कैसे इंटरप्ट करें, टोन क्या होनी चाहिए, रियलेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो ये इन सारी चीजों का ध्यान रखता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द नोवेल आजादी। आजादी जो कि नॉवल है आप लोगों की, उसमें एंडिंग क्या हुई थी। आजादी चमन नहाल की बेस्ट नॉवल है, इसे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था और ये काफी अच्छी नॉवल है जिसमें पार्टीशन को दिखाया गया है। जब एक राष्ट्र से दो राष्ट्रों ने जन्म लिया, एक पाकिस्तान और एक इंडिया तो था ही हमारा, तो इसमें नहाल ने अपने एक्सपीरियंसेस दिखाए हैं लेकिन कैरेक्टर किसी और को लिया, उसी की हमें बात करनी है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ एंडिंग पूछी है तो हम एंडिंग को बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो
मैक्रो बेस पे कर देंगे। जो आजादी नॉवल है 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, लल, स्टॉर्म एंड आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ के अंदर पूरी डिटेलिंग दे रखी है, पार्टीशन कैसे हुआ, क्या हुआ। एक स्टोरी बताता है कि जहाँ पर हजारों लोग शिकार बने, विक्टिम्स बने और सबने सफर किया, लेकिन यहाँ पर एक सिटी है सियालकोट जहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम फैमिलीज रहती है। नहाल ने 7 फैमिलीज की हेल्प ली है, 7 फैमिलीज दिखाई है स्टोरी के अंदर, ताकि वो कहानी को अच्छे से बता सके नॉवल में। इसके अलावा यहाँ पर एक ग्रेन डीलर की जो फैमिली है वेस्ट पंजाब में, उसे भी फोकस किया गया है। अब अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, लाला कांसीराम जो कि एक रिस्पेक्टेड हिंदू सिटीजन थे, हिंदू नागरिक थे, वो ब्रिटिश अंग्रेज की नफरत के शिकार हो गए। अंग्रेज सैनिक द्वारा किसी कुत्ते को गोली मारना, किसी को लूटना और स्लॉटर करना, स्लॉटर मतलब होता है कत्लेआम, कत्ल कर देना। तो वहां पर वो बताते हैं कि अंग्रेज चलते हुए किसी कुत्ते को गोली मार देते थे, लूट पाट करवाते थे, कत्ल कर दिया करते थे। जो पार्टीशन उस टाइम पर हुआ हिंदू और मुसलमानों के बीच, वो बहुत ज्यादा हिंसा पूर्वक था। अब यहाँ पर इस पार्टीशन की वजह से लाला को और उनकी फैमिली दोनों को अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़ा। उन्हें जो रिफ्यूजी कैंप था वहां से निकलने के लिए फोर्स किया गया कि आप रिफ्यूजी कैंप्स में नहीं रहोगे, आप यहाँ से निकलो। उन्हें जबरदस्ती निकाला गया और उन्हें न्यू दिल्ली में सेटल होने के लिए कहा गया। लाला कांसीराम का जो बेटा था अरुण, वो चांदनी से शादी करना चाहता था, जो कि एक लोअर कास्ट की वुमेन थी। वो भी मुसलमानों द्वारा किडनैप हो गई थी, तो ये करना भी तबाही मचा सकता था। अगर चांदनी, जिसे मुसलमानों ने बंदी बना लिया था, अब ये इससे शादी की बात कर रहा है, तो ये भी एकदम तबाही मचाने वाला था। बेसिक से स्टोरी का मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या इसमें चीजें थी, या आपने नॉवल पढ़ी होगी और काफी क्वेश्चन में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे एंडिंग पूछिए, तो अगर हम नॉवल की एंडिंग की बात करें तो इसमें दिखाया गया है कि जो लाला कांशीराम और तेजा सिंह दिल्ली पहुंच गए थे, प्रभा देवी और अरुण भी उन्हीं के साथ थे, सेफली वो पहुंचे दिल्ली। चमन लाल जो है, उन्होंने इस पूरी नॉवल की जो मेन और सेंट्रल थीम रखी है, वो 2 सेपरेट नेशन के ऊपर ही लिखी है। जो इंडिया का पार्टीशन हुआ और 2 अलग राष्ट्र बने, इंडिया और पाकिस्तान, उसी की इसमें बात की गई है। राइटर जो कि खुद एक रिफ्यूजी हैं और उन्होंने अपनी स्टोरी को ही बताया है, यानी कि चमन नहार है, उन्होंने अपनी स्टोरी को बताया, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर लिया लाला कांसीराम का, जो कि सियालकोट में रहते थे और वहां उनका काफी बड़ा नाम था। वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, वहां पर ज्यादातर मुस्लिम रहते थे, लेकिन पार्टीशन से पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें वहां रहने में। पार्टीशन के बाद वहां पर सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि जो सियालकोट है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया, कि यहाँ से अब इतना एरिया पाकिस्तान है। तो उन्हें अपनी जगह, जहाँ वो बचपन से रहे, अपने उस होमलैंड को छोड़ना पड़ा और उन्हें दिल्ली आना पड़ा। उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनकी कोई पहचान ही नहीं है, उन्हें उनकी खुद की जमीन, खुद के घर से निकाल दिया गया और उन्हें एक नए शहर में आने के लिए फोर्स किया गया। जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने दिल्ली आके देखा कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को भी किडनैप किया जा रहा है, मुस्लिम लोगों पर अटैक किया जा रहा है, और ऐसी सेम हिंदुओं के साथ हो रहा था जो कि पाकिस्तान में फंस गए थे। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था उसी का जवाब देने के लिए इंडियंस ने भी ये करना शुरू कर दिया था। और एट द एंड वी कैन से दैट कि जो पार्टीशन था वो एक्सट्रीमली ब्रूटल था। लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, काफी लड़कियों के रेप हुए हैं, काफी लोगों को मारा गया है। मुसलमान हिंदू को मार रहा था और हिंदू मुसलमान को मार रहा था, दोनों में काफी ज्यादा नफरत पैदा हो चुकी थी उस समय। और जो ये पार्टीशन था वो इतना ब्रूटल था कि कोई भी उस फेस को याद करने से पहले भी डरता होगा या उसके बारे में सोचता होगा। तो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि जो आजादी है वो पूरी की पूरी पार्टीशन के टाइम की बात करती है, लोगों का स्ट्रगल दिखाती है, हाउ दे वर बियर द पेन ऑफ पार्टीशन, कि कैसे उन्होंने उस विभाजन के दर्द को सहा, जो कि बहुत ज्यादा बुरा था उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज ऑफ्टन आर्ग्यूड दैट लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ अ लाइफ, डू यू एग्री, डिस्कस। जो लिटरेचर है वो मिरर ऑफ लाइफ है, यानी कि जो साहित्य है क्या वो हमारी जिंदगी का आईना है। तो हमें इस बात पे डिस्कशन करना है, हम एग्री हैं या नहीं है इस स्टेटमेंट में। तो लिटरेचर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें रिटन और स्पोकन दोनों वर्क्स होते हैं, यानी कि लिखित भी और मौखिक भी। लेकिन सबसे मेन बात जो है, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ क्रिएशन है या इसमें इतनी क्रिएटिवनेस है, लिटरेचर के द्वारा हम अपने आइडियाज, अपने इमोशन, अपने एक्सपीरियंसेस को लैंग्वेज के थ्रू कन्वे कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं। इसमें चाहे नॉवल हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे पोएम हो, प्लेज हो, एस्से हो, और काफी चीजें होती हैं जिसमें हम लैंग्वेज की हेल्प से अपने आइडियाज, इमोशन, अपने एक्सपीरियंसेस सबको कन्वे कर सकते हैं। और यस, वी आर एग्री विद द स्टेटमेंट दैट लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ, suggests that literature reflects and represents the various aspects of human existence
एक्सपीरियंस, सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। क्योंकि जो लिटरेचर है वो ह्यूमन लाइफ के, सोसाइटी के, दुनिया के काफी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है और रिप्रेजेंट करने के साथ साथ उसको एक्सप्लोर करता है, जिसमें अलग अलग स्कॉलर्स, राइटर और रीडर्स सबके आइडियाज जो होते हैं मिक्सअप होते हैं। सो डिफरेंट वेज में ये हमारे लिए मिरर ऑफ लाइफ है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। देखो लिटरेचर जो है ह्यूमन कंडीशन में जो इमोशन होते हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं, जो स्ट्रगल होता है, इन सबको एक्सप्लोर करता है। कैरेक्टर्स और नैरेटिव्स के द्वारा लिटरेचर में हमें अलग अलग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को दिखाया जाता है और एक डीप अंडरस्टैंडिंग दी जाती है अलग अलग चीजों की। इसके बाद आता है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ऑब्वियसली जो लिटरेचर है वो किसी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव या इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की बात नहीं करता, अलग अलग कल्चरल चीजों का भी होता है, अलग अलग ऐतिहासिक रूप से चीजें हुई है, ये उन सबको भी दिखाता है। ये सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इंस्पिरेशन देता है। और इसमें मेन बात एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिवर्सल थीम। अब जो सार्वभौमिक थीम होती है जो सबके लिए होती है, जैसे कि लव, लॉस, आइडेंटिटी, सर्च फॉर मीनिंग, ये सारी जो थीम्स होती हैं, इन सब पे कोई ना कोई कंटेंट आपको मिलेगा। तो जो ह्यूमन कंडीशन के बिल्कुल फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, लिटरेचर उसे दिखाता है। इसके बाद ये सोशल कमेंट्री की बात करता है, जैसे कि सोसाइटी में कोई इनजस्टिस, अन्याय हुआ है, इनइक्वालिटी, कोई असमानता की बात है, या जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है सोसाइटल इश्यूज में, ये उन सबको दिखाता है। क्योंकि ऑथर इन चीजों पर वर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे भी लिटरेचर एक मिरर की तरह एक्ट करता है, जो कि सारी सच्चाई को लोगों के सामने दिखाता है और पूरी दुनिया से क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा हुआ है तो क्यों। इसके बाद इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली एवरी ऑथर ब्रिंग्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव टू देयर वर्क। कोई नॉवल मैं लिख रही हूँ, कोई आप लिख रहे हो, बेशक टॉपिक सेम हो या टॉपिक अलग भी हो, लेकिन हम दोनों के जो पर्सपेक्टिव होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। मैं उस चीज को लेकर कुछ और सोचूंगी और आप उस चीज को लेकर कुछ और सोचोगे। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अलग होते हैं, हमारे जो बिलीफ होते हैं वो अलग होते हैं, और हम अपने वर्क को उस अकॉर्डिंग शेप देते हैं। तो इससे जो रीडर्स होते हैं वो अलग अलग थिंकिंग की, अलग अलग पर्सपेक्टिव की, अलग अलग लिविंग की चीजें पढ़ते हैं। डाइवर्स जो वॉइस होती है उन्हें समझते हैं, देखते हैं, और एक डीप अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज की उन्हें मिलती है। तो ये सब फाउंड कहाँ होता है? ऑब्वियसली लिटरेचर में। अगर साहित्य ही ना हो तो हम अपनी किताब लिख के छापेगा। उसके बाद कुछ पर्सनल रिफ्लेक्शन भी दिखाते हैं, जैसे कि रीडर्स के कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे रीडर्स को एक स्पेस मिलता है और रीडर्स अपने इमोशन, अपने थॉट, अपने एक्सपीरियंसेस को, जो फिक्शनल नैरेटिव होते हैं, जो इमेजिनरी कैरेक्टर है या इमेजिनरी स्टोरी है, उससे कोरिलेट करते हैं और इमोशन को, अपनी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि ऑब्वियसली जो लिटरेचर है वो लाइफ का मिरर ही है, बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू कैप्चरिंग द थिंग्स एंड शो इट टू द सोसाइटी। ये काफी ज्यादा क्रिएटिव और इंटरप्रेटिव भी होता है। इसमें चाहे सोसाइटल डायनेमिक्स हो, चाहे कॉम्प्लेक्सिटीज हो, चाहे इमोशन हो, ये सबको दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज लाला काशीराम लाइफ अफेक्टेड बाय पार्टीशन? कि जो पार्टीशन हुआ उससे जो लाला काशीराम थे उनकी जिंदगी किस तरीके से प्रभावित हुई। चमन नहाल की है आजादी नॉवल। इसमें जो लाला काशीराम है और जो उनकी फैमिली है उन्हें काफी ज्यादा अफेक्टेड दिखाया गया कि वो पार्टीशन की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उनका जो होमलैंड था सियालकोट, उन्हें वो छोड़कर दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि जैसे ही पार्टीशन हुआ सियालकोट पार्ट बन गया था पाकिस्तान का, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली आना पड़ा। उन्होंने माइग्रेशन किया, काफी ज्यादा प्रॉब्लम सहनी पड़ी। तो ये इंट्रो वाला पार्ट तो हम कर ही चुके हैं इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था। अब मैं अगर आपको उनकी लाइफ के बारे में बता दूं वो कैसे अफेक्ट हुई, तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ कंफर्टेबल लाइफ। आपको पता है कि जो लाला काशीराम है वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे सियालकोट में, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग मैन थे जिन्होंने काफी ज्यादा अर्निंग करके अपनी लाइफ को काफी गुड बना लिया था, अच्छी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन तभी क्या हुआ, एकदम से उन्हें अपनी पीसफुल और सिक्योर लाइफ को छोड़ना पड़ा और माइग्रेट होना पड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें फियर और टेंशन, ये भी उन्होंने झेली, भय और डर। जैसे ही पार्टीशन हुआ उन्हें भी काफी ज्यादा डर लगा। लाला काशीराम ने भी काफी चीजों को एक्सपीरियंस किया, ठीक है। उन्होंने भी देखा कहीं महिलाओं का अपहरण हो रहा है, कहीं उन्हें मारा जा रहा है, तो ये सारी चीजें भी उन्हें देखने को मिली। डर का माहौल जिया उन्होंने। कम्युनल वायलेंस, ऑब्वियसली हिंसा उन्हें देखने को मिली। उन्होंने देखा कि डेली बेसिस पर मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, फायर्स चल रही है, लूट हो रही है। लाला काशीराम भी वायलेंस से पीड़ित हुए। उनके नाइबरहुड में ही जो चीज थी वो हमें देखने को मिली थी। उसके बाद लॉस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली बात है, उनका घर था वहां उन्होंने वो छोड़ा, अपना पूरा बिजनेस छोड़ा, उनकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हुई और उन्होंने खुद को और खुद की फैमिली को बचाने के लिए पार्टीशन की हार्श रियलिटी को फेस किया और अपना सब कुछ छोड़कर
वो न्यू दिल्ली शिफ्ट हुए। और फोर्सफुल माइग्रेशन, ऑब्वियसली बात है, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी गली में उनके घरों पर अटैक होने लग गया था। फैमिली को उस डेंजर से निकालने के लिए उन्हें रिफ्यूजी बनना पड़ा, यानी कि शरणार्थी बनना पड़ा, और उन्हें न्यू दिल्ली आना पड़ा। उन्होंने एक अनसर्टेन फ्यूचर फेस किया। उन्हें कभी नहीं पता था कि ऐसी कोई सिचुएशन जो थी वो उनके पास आएगी, तो उन्होंने इस चीज को भी झेला है। एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनका। एक कंफर्ट लाइफ से एक इंसान एक फेयरफुल, लॉसफुल और एक अनसर्टेन फ्यूचर वाली लाइफ में आया, और ये सब कुछ हुआ इंडिया के पार्टीशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10 है, शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। 3 है, किसी 2 पे लिखने हैं। तो सबसे पहला है हाउ टू टेक नोट्स वाइल रीडिंग अ फिक्शन, कि जब भी आप किसी फिक्शन को रीड कर रहे हो तो आपको किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। फिक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले क्वेश्चन में। ये एक स्टोरी टेलिंग की एक ऐसी फॉर्म है जो काफी ज्यादा इमेजिनरी होती है, इसमें कुछ भी रियल इवेंट्स पर बेस्ड नहीं होता है। उसके बाद हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जब हमें नोट्स बनाने हो रीडिंग फिक्शन को पढ़ते वक्त। तो सबसे पहले तो टेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। जब भी आप किसी फिक्शन को पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि जो स्टोरी का की एलिमेंट है जिसपे फोकस किया गया है उस की एलिमेंट को पहचानो और उसे अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से लिखो। जैसे कोई लाइन है, आपको उसका मीनिंग जो समझ आ रहा है उसे अपने वर्ड्स में लिखो, सेम लाइन मत लिखो। जैसे कि कोई बड़ी सी इंफॉर्मेशन है तो कोशिश करो उसे समराइज करो और अपने ऑन वर्ड्स में उसे लिखो। उसके बाद है राइट फ्रेसेस नॉट फुल सेंटेंसेस। सबसे मेन बात, कभी भी फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने चाहिए, फ्रेसेस लिखने चाहिए। कोई भी बड़ी लाइन है उसको आप एक शॉर्ट नोट लिखो। जैसे कि आपने एक वर्ड लिखा, लाला काशीराम इफेक्टेड बाय पार्टीशन, तो इससे आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ के साथ ये हुआ था, वो हुआ था। तो इस तरीके से पूरे सेंटेंसेस ना लिखकर फ्रेसेस लिखो। इससे आप तुरंत जैसे ही उस वर्ड को या उस सेंटेंस को देखोगे आपको पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन थी उस वर्ड से रिलेटेड क्विकली याद आ जाएगी। उसके बाद है यूज हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड नंबर लिस्ट। आपको सबसे पहले हेडिंग यूज करनी चाहिए, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स लिखनी चाहिए। जैसे कि ये आप लोगों की हेडिंग है, हेडिंग के अंदर आपकी ये सब हेडिंग है जो मैं पढ़ रही हूँ, और नंबर की जगह मैंने ये सिंबल यूज किया है। आपको क्या यूज करना है, नंबर यूज करना है, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन का एक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जिससे आपको उस चीज को पढ़ने में आपको काफी हेल्प मिलेगी, काफी इजी हो जाएगा। उसके अलावा आप कलर और सिंबल का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ येलो कर रही हूँ और मैंने ये वाला सिंबल यूज किया है, इससे भी चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसके बाद हाईलाइट करो मेजर सेक्शन, मेन पॉइंट और डायग्राम्स को। जैसे ये सब हेडिंग्स है, मैं इन्हें हाईलाइट कर रही हूँ, आपको दिख रहा है। आपको जो जो वर्ड, जो जो पॉइंट ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसे आप हाईलाइट करो। इसके बाद ओवर हाईलाइटनिंग को अवॉइड करो। ऐसा नहीं आपने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, तो ये बहुत बेकार हो जाता है। तो जो ओवर हाईलाइटनिंग होती है उसे नहीं करना होता। उसके बाद टेक फ्लिटिंग नोट्स। टेक फ्लिटिंग नोट्स में क्या होता है कि आपको बहुत हेल्पफुली तरीके से चीजों को इस तरीके से लिखना है कि वो नैरेटिव से इंगेज्ड हो। जैसे कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है आप उसे 1 सेंटेंस में लिखो, उसके नीचे कोई पेज नंबर लिखो या कुछ नोट का कोई सोर्स बनाओ। उससे क्या होता है कि आप किसी भी चीज को तुरंत कैप्चर कर लेते हो, तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हो, और उस चीज को देखते ही आपको आपके सारे थॉट्स याद आ जाते हैं। देन एनोटेट द बुक। एनोटेशन में क्या होता है कि आप जो भी वो बुक है उसमें अपने ऑन कमेंट्स, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने थॉट्स को इन्वॉल्व करो। जो भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको कुछ याद आ रहा है, आप उसी को मार्क करके वहां पे लिखो। इससे क्या होगा कि आपका जो पर्सपेक्टिव है या आपकी जो चीजें हैं वो हाईलाइट होगी, तो इससे भी आपका एक पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट हमें जो नोट्स हैं वो बहुत इजीली और इन स्टेप्स को फॉलो करके बना लेना चाहिए। और सबसे मेन बात, जब भी हम कोई नोट्स बनाते हैं तो हम एक सेपरेट नोटबुक या फिर सेपरेट डॉक्यूमेंट लेना चाहिए जिसपे हम बनाए, मार्क करें इंपॉर्टेंट पेजेस को, सेक्शन को। जिससे क्या होता है, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने में ये हमारी हेल्प करते हैं किसी भी चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग में। शॉर्ट नोट का बी है कल्याणी इन आनंद मठ। तो आनंद मठ जो आपकी नॉवल है उसमें कल्याणी नाम का कैरेक्टर है, तो आपको उसके बारे में बताना है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल्याणी एक कैरेक्टर है एक बंगाली नॉवल आनंद मठ की, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगर कल्याणी की हम बात करें तो कल्याणी इस नॉवल का एक सेंट्रल कैरेक्टर है। ये महेंद्र की वाइफ होती है। इसे नॉवल के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, जो अपने हस्बैंड का उसकी पूरी जर्नी में साथ देती है, बिना किसी डर के, बिना किसी, मतलब होता है ना कि एक संकोच करता है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी दिखाई गई है नॉवल के अंदर, जो अपने हस्बैंड की जर्नी में उसका पूरा साथ देती है। कल्याणी और महेंद्र along with other member of their community are forced to leave their village due to a famine। अब कल्याणी और महेंद्र को अपने लोगों के साथ, अपने समुदाय के साथ मिलकर अपने गांव को छोड़ना पड़ा, क्योंकि गांव में क्या हो गया था, फेमाइन मतलब होता है कि फूड और वाटर की शॉर्टेज, यानी कि अकाल पड़ गया था। अब जब वो लोग जा रहे थे अपने गांव को छोड़ के, जब वो साथ जा रहे थे तो वो सेपरेटेड हो गए, यानी कि अलग अलग हो गए। कल्याणी को जंगल
जंगल के रास्ते भागना पड़ा अपने नए जन्मे बच्चे को लेकर। उसका बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी था, उसको लेकर वो जंगलों की तरफ भागी ताकि उसे जो रॉबर्स हैं वो पकड़ ना पाए। कल्याणी को इसमें एक हाउसवाइफ दिखाया गया है जो जंगलों की तरफ भागी, जो उसका अपना बच्चा है उसे शिकारियों से बचाने के लिए जो उसे खा जाते या उसे मार देते। फिर ऐसी भाग भाग के आगे जाते जाते जो कल्याणी है वो एक नदी के किनारे को पार करती है। वहां एक जो हिंदू साधु होता है वो उसे और उसके बेबी को पहचानता है, वो उनकी हेल्प करता। लेकिन उसी से पहले ब्रिटिश के जो सैनिक वगैरह होते थे वो आए और उन्होंने उसे कस्टडी में ले लिया, क्योंकि उस पे शक था कि वो बाकी सारे जो प्रिस्ट है उनके साथ मिलकर जो विद्रोह हो रहा था ब्रिटिश राज के खिलाफ उसमें शामिल था। सस्पेक्टेड था वो बंदा, कि मतलब उस पर शक था कि ये वही सन्यासी है जो बाकी सारे पुजारियों बाकी सारे साधुओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है उसमें शामिल हो रहा होगा। कल्याणी को इसमें एक यंग विडो दिखाया है, एक जवान विधवा, मदर भी दिखाया है जो बाद में सन्यासी रिबल ग्रुप जो होता है उसे ज्वाइन करती है। उसे एक टिपिकल वाइफ भी दिखाया गया है जो सारे सेक्रीफाइस करती है अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए और अपने हस्बैंड को उसके ड्रीम्स तक पहुंचाने के लिए वो उसका पूरा साथ देती है। उसे एक ऑर्थोडॉक्स वुमेन के रूप में भी दिखाया गया है जिसे कुछ भी काम करने से पहले मेल अप्रूवल और सपोर्ट की जरूरत होती है। और एंड में क्या होता है, कल्याणी जो होती है वो रेबेलेंस के जो विद्रोह चल रहे थे उसके वायलेंस उसकी हिंसा इन सारी चीजों से बहुत परेशान हो जाती है और वो अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए जहर पीने का डिसाइड कर लेती है। उसकी जो ये चॉइस थी जहर पीने की वो उसकी सफरिंग्स को दिखाती है कि उस टाइम उस बेचारी को क्या क्या झेलना पड़ा था। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि कल्याणी का जो रोल दिखाया गया है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसके अंदर कल्याणी के रूप में नरेटर ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है वुमेन के पास और वुमेन को डेली कितने चैलेंजेस को झेलना पड़ता है ये दिखाया गया है। इसीलिए जो कल्याणी है वो इस कैरेक्टर में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रही है और इसके अंदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। इशू ऑफ जेंडर इन द नॉवल आनंद मठ, जो आपकी नॉवल है आनंद मठ, उसमें जो जेंडर का इशू है उसको आपको बताना है। देखो आनंद मठ जो नॉवल थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है 1882 में। इसके अंदर सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड दिखाया गया है और इसके अंदर जो जेंडर है, जो जेंडर का टॉपिक है या जो जेंडर का इशू है वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर कुछ एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो सबसे पहले ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, जो पारंपरिक रोल्स होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो देखो इसमें 18th सेंचुरी की बात की गई है जहां पर वुमेन्स को सिर्फ घरेलू काम के लिए जाना जाता था। उनका अगर हम प्राइमरी रोल की बात करें तो वो वाइफ, माँ या फिर केयर टेकर सी बन सकती थी। इसमें कल्याणी नाम की एक फीमेल कैरेक्टर दिखाई गई जो हाउसवाइफ ही थी। इन्हें सिर्फ घर के काम के लिए ही जाना जाता था कि ये घर के काम करे, ये बच्चों की देखभाल करे, अपने हस्बैंड को संभाले, अपने बच्चों को संभाले, बस। उसके बाद है रेसिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे वुमेन को भी दिखाया गया है एक स्ट्रेंथ के रूप में। जैसे कि आप कल्याणी को ले लो, उसकी जर्नी कितनी खराब हुई जब फैमाइन के दौरान उसे उस गाँव को छोड़ना पड़ा, छुपना पड़ा, तो वो भी इसकी एबिलिटी को दिखाता है कि किस तरीके से उसने चैलेंजिंग सिचुएशन में खुद को संभाला और उस सिचुएशन से बाहर निकाला। उसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारत माता का कंसेप्ट भी हमें देखने को मिलता है। उन्हें मदर इंडिया के रूप में माना गया, दुर्गा जी से कंपेयर किया गया और उसे वुमेन ही माना गया। भारत सर क्यों नहीं है, भारत माता है ना, तो इसीलिए उन्हें गॉडेस से रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन नेशनलिस्टिक मूवमेंट। अब इसमें क्या बताया गया, नॉवल जो है वो सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस ऑफ द टाइम की बात करती है। यहाँ पर प्राइमरीली जो फोकस था वो इसी चीज पे था कि जो मेल कैरेक्टर होते हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहा। बाद में इसमें कल्याणी की प्रेजेंस दिखाई गई और बाकी वुमेन की भी प्रेजेंस दिखाई गई जो अलग अलग चीजों में शामिल थी। वो भी हर आंदोलन से अफेक्ट हो रही थी और वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर चैलेंजेस टू पैट्रियार्की। देखो शुरू में क्या था कि पैट्रियार्कियल थिंकिंग दिखाई गई थी कि किस तरीके से सोसाइटी है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, चैलेंजेस हैं। जो कैरेक्टर इसमें दिखाए गए उन कैरेक्टर ने किस तरीके से पैट्रियार्कियल नॉर्म, सर्कमस्टांसेस और चैलेंजेस को फेस किया। स्पेशली कल्याणी, उसने तो सोशल नॉर्म्स को कुछ ज्यादा ही फेस किया, लेकिन बाद में अपने सर्वाइवल के साथ साथ उसने बाकी की चीजों को भी झेला। जब अपने हस्बैंड से अलग हुई तो उसने उन सारे सिचुएशन को खुद ही संभाला था। तो एट द एंड वी कैन से दैट इन कंक्लूजन कि आनंद मठ जो है वो जेंडर डायनामिक्स का एक पोर्ट्रेट जो होता है वो हमें दिखाती है कि 18th सेंचुरी इंडिया में क्या सिचुएशन थी। आज की इस वीडियो में हमने आपके जो 3 यूनिट्स हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे कवर अप कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इस वीडियो में अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सके और एग्जाम को अच्छे से कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।